हमारा ये क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी का। हेलो जी, कोई क्वेश्चन है? इसमें आई बिलीव नहीं है, इसीलिए मैंने दिया है आपको अलग से। नहीं है, इसमें नहीं है। और ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी, जितनी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी है ना वही आपको लिखनी है। और ये डायग्राम को देख लेना कि किस तरह थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एटम ऑफ फॉस्फोरस केमिकल दैट इज पी is composed of 15 electrons, 17 न्यूट्रॉन्स एंड 15 प्रोटॉन्स। ठीक है, ये है फॉस्फोरस का एटम जिसके अंदर ये तीन क्वांटिटीज हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स में। अब हमसे पूछा जा रहा है देन फॉर दिस एटम स्टेट द प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर। सिंपल है, क्या होगा प्रोटॉन नंबर भाई? कोई बताएगा जल्दी जल्दी क्विकली? भाई एक एक सेकंड का काम है, इतना सोच के आ रहे हो, प्रोटॉन नंबर नहीं पता क्या होता है? हेलो, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो होते हैं भाई। क्या हो गया, ये रहा ना, ये रहा 15। ठीक है, 15 लिखना है। फिर है न्यूक्लियॉन नंबर। न्यूक्लियॉन नंबर क्या होता है भाई? जो न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। तो 15 प्लस 17 आपके 32 आ गया। सही है। अब कहते हैं दिस फॉस्फोरस एटम इज रेडियोएक्टिव एज इट डिकेज टू एन एटम ऑफ सल्फर। अच्छा, आवाज का मसला हो तो बीच में बोल देना, आखिर में नहीं बोलना कि नहीं आई थी आवाज। कोई मसला हो तो बता देना। दिस फॉस्फोरस एटम इज रेडियोएक्टिव एज इट डिकेज टू एन एटम ऑफ सल्फर। केमिकल सिंबल इज एस। इट emits a beta particle symbol beta. Write a nuclear equation for this decay. अच्छा भाई, क्या हो रहा है? फॉस्फोरस डीके होकर कन्वर्ट हो रहा है सल्फर में, और क्या रिलीज कर रहा है? बीटा पार्टिकल रिलीज कर रहा है ना। तो आप इसकी चेन, इसकी रिएक्शन लिखो इक्वेशन की। 32 फॉस्फोरस का आपका वो है मास नंबर, इसका प्रोटॉन नंबर 15 है ऊपर से अगर आप देखें तो। और इसका जब रिएक्शन होगा तो इसमें से क्या रिलीज होगा? इसमें से बीटा रिलीज होगा ना। तो आप इसको दिखाएं कि भाई आपने इसमें से बीटा रिलीज किया। बीटा -1 होता है और ऊपर 0 होता है, और इसमें से कितना कम हो जाएगा? 32 माइनस 0 इज 32। 15 माइनस माइनस 1 इज 15 प्लस 1 दैट इज 16। ठीक है, राइट। इसमें कोई सवाल है? नहीं, ये तो फिर हम आगे चलते हैं, हमें बीटा ही रिलीज करवाया ना इसमें से। यस, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल इज वन ऑफ द रेडिएशंस। Beta particles are one of the radiations from a radioactive element, and it represents फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट नोटेशन मत लिखिएगा, रिप्रेजेंट पूरा लिखिएगा, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिर कह रहे हैं सैंपल ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल contains many of these phosphorus atoms. Describe an experiment to investigate whether the sample emits only beta particles. A diagram may be included. Okay, दोबारा गौर करते हैं क्या कह रहा है। A sample of radioactive material contain many of these phosphorus atoms. ठीक है, phosphorus के atom है इसमें। Experiment to investigate whether the sample emits only beta particles. A diagram may be included. तो इसमें जो है वो जीएम ट्यूब का जो एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा सा टेलर मेड करके यूज करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं
when radiations from phosphorus sample, P लिख दो, जगह का मैंने, sample hits the mica window of GM tube, it ionizes the argon gas present inside. ठीक है, due to this electrons will travel to its relevant electrode and produces a current which will be amplified by the and fed to the rate meter. ये हो गया पूरी प्रोसेस, तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अच्छा, ओनली बीटा पार्टिकल्स को अगर लिखें तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि वी कैन वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ बीटा बाय 5 mm एल्युमिनियम शीट। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए तो बहुत है इतना ना, क्लियर है, यहाँ तक लिख लें। अच्छा, आज डायग्राम में भी इंक्लूडेड है तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन बना दो तो अच्छी बात होती है। अगर यहाँ थोड़ा सा कम शॉर्ट लिख सको, इस जगह इन्होंने कम दी हुई है, लेकिन बहुत छोटी सी डायग्राम जीएम ट्यूब की होती है, अगर आप छोटी सी सिलेंडर बना के दिखाते तो भी मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन तब बनाइएगा जब आपको कन्फर्म हो कि कैसा होता है जीएम ट्यूब। अगर आप भूल गए हो ना तो गलत मत बनाइएगा, मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, दिस आइसोटोप ऑफ phosphorus has a radioactive half life of 14.3 days. Explain what is meant by radioactive half life. अच्छा, ये क्या होता है? इट इज द टाइम during which exactly half of the unstable nuclei converts into half of the unstable, यहाँ से लिखना पेरेंट न्यूक्लियाई, इसके अंदर पेरेंट न्यूक्लियाई लिखो, कन्वर्ट्स इनटू डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, आधा हो जाता है ना, पेरेंट न्यूक्लियाई मतलब शुरू में कितने थे और बाद में कितने हुए, तो पेरेंट न्यूक्लियाई को शुरू वाले को कहते हैं और डॉटर न्यूक्लियाई बाद वाले को कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल तो नहीं है? चलो ठीक है, अगर मेरे ख्याल से किसी सवाल नहीं है तो
से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अ सॉल्यूशन containing phosphorus atom, a solution containing phosphorus atom is used in a medical procedure. ठीक है। When it is prepared, the solution has an activity of 1400 counts per second. देखो एक्टिविटी पता क्या होता है, एक्टिविटी नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव काउंट्स होता है। ठीक है, एक्टिविटी का कहीं भी वर्ड आए ना, तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो इसको कंसिडर करना है कि ये नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव काउंट्स हैं। वो पर मिनट में भी हो सकते हैं, पर सेकंड में भी हो सकते हैं, डिपेंड्स करता है एक्टिविटी का यूनिट क्या है। सही है। तो आपसे कहा जा रहा है कि 1400 काउंट्स पर सेकंड रिलीज हो रहे हैं, इसमें से ड्यूरिंग अ मेडिकल प्रोसीजर। सोल्यूशन प्रिपेयर किया आपने फास्फोरस का आइटम का, और फिर आपने क्या किया, आपने कहा भाई इसकी जो एक्टिविटी है 1400 काउंट्स पर सेकंड है, तो सोल्यूशन कैन बी यूज व्हेन इट इज एक्टिविटी फॉल्स बिलो 350 काउंट्स पर सेकंड, द सोल्यूशन कैन नॉट बी यूज। यहाँ खत्म हो जाएगा आपका काम। आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द मैक्सिमम टाइम बिटवीन प्रिपेयरिंग एंड यूजिंग द सोल्यूशन। यानी कि आप सोल्यूशन प्रिपेयर किया आपने, अब आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं वो टाइम निकालिए। तो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे, हाफ लाइफ से निकालेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें हाफ लाइफ पता है और कुछ तो पता नहीं है। और हमें इन्होंने कहा है कि भाई 1400 काउंट थे शुरू में इनिशियली, रह कितने गए, 350। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 14,374 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शन कितना है इनका, 4 है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि कितनी हाफ लाइफ गुजर चुकी होंगी आपके पास, ये 1400 और 350 अगर मैं देखूं तो 2 बार आधा हुआ होगा तो 350 बनेगा ना, 1400 का आधा 700, 700 का आधा 350, तभी तो इनका रेशो 4 आ रहा है। रेशो 4 क्यों आ रहा है, रेशो 2 into 2 आ रहा है ना। तो एक हाफ लाइफ 1/2 की होती है, यानी कि एक में आधा हुआ, दूसरे में आधा हुआ। या इसको आसानी के लिए ऐसे कर लो, 350 डिवाइड बाई 1400 कर लो, ताकि तुम लोग को कन्फ्यूजन ना हो। ये कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। 1/4 को आप 1/2 into 1/2 कर सकते हैं। हाँ, तो ये 2 हाफ लाइफ गुजर गई, तो यानी कि 2 T½ गुजर गए आपके। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे भाई टाइम इक्वल्स टू 2 into T½ यानी 2 T½ से मल्टीप्लाई कर दो। 1 T½ कितनी है आपके पास यहाँ पे सवाल में, क्वेश्चन ऊपर गिवन हो गया आई गेस। यहाँ पर आपके पास है ये 14.3 डेज। अच्छा भाई, हाफ लाइफ ऑफ 14.3 डेज है, पहले इसको कन्वर्ट करो सेकंड में जरा, बल्कि डेज पे निकाल लो पहले, फिर कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड। किसने कहा तो नहीं ना किसमें देना है टाइम, तो इट्स फाइन फॉर यू 14.3 डेज। तो आपने 2 हाफ लाइफ गुजारी, तो 14.3 किया, और आंसर में आपने क्या लिख दिया, 14 to 2 20 28.6 डेज। अगर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ तो आप डेज पे लिख सकते हैं, तो मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर है, सही है ना। कोई सवाल हो तो बता देना बेशक। नेक्स्ट, द radioactive source undergoes radioactive decay. Explain what is meant by radioactive decay. रेडियोएक्टिव डीके होता क्या है, किसी को डेफिनेशन याद है? हुँ? बहुत एम्फसाइज करते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इट इज द spontaneous emission of invisible spontaneous and random emission of invisible particles and rays from the unstable nuclei
certain nuclei of certain elements which are called alpha, beta and gamma. ठीक है? It is a spontaneous and random emission of invisible particles and ray from unstable nuclei of certain elements which are called alpha, beta and gamma. Okay? ये है इसकी definition. Gamma rays from a radioactive source are used to treat some food. The gamma rays kill bacteria in the food so that it stays fresh. Gamma rays को आप क्या कर रहे हैं? फूड में से बैक्टीरिया खत्म करने के लिए यूज करते हैं. Some some people are worried that food treated in this way becomes radioactive. So a scientist tests 3 food samples. She measures the count rate of food before and after the treatment with gamma rays. These results are shown in the table below. The radioactive source is not present during any test. ठीक है? यहाँ पर जब आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो आगे पीछे कोई रेडियोएक्टिव सैंपल नहीं है कि उसकी रेडिएशन आ रही हो. ठीक है? तो जो है वो फूड के अंदर ही है. तो आपके पास सैंपल में क्या आंसर आ रहा है? आपको टेबल दिया हुआ है. इस टेबल के अंदर फूड सैंपल ए बी सी है. काउंट रेट आपने दिया बिफोर ट्रीटमेंट, फिर आपने दिया आफ्टर ट्रीटमेंट. तो ए के अंदर 29 से 32 हो गए, बी में कम हो गए, सी में एक बढ़िया. आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई इज अ मेजर्ड काउंट रेट बिफोर द फूड इज ट्रीटेड. मतलब ये कह रहे हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से पहले आप काउंट रेट क्यों लेते हैं. एक तरीकाकार उन्होंने बताया हमें कि भाई लेते हैं, लेकिन क्यों. डायरेक्ट पूछा कि क्यों लेते हैं, इसका मतलब लेते तो हैं. तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी बैकग्राउंड रेडिएशन, तो वो उसके लिए लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने टेस्ट परफॉर्म करने से पहले देख लिया कि भाई आसपास के कोई सराउंडिंग में कोई रेडियोएक्टिव मटेरियल की कहीं से रेस तो नहीं आ रही है. तो आप पहले फूड के करीब जाने से पहले जीएम ट्यूब को कहाँ ले जाते हैं, ऐसे हवा में रखते हैं उसी जगह पे. चेक करते हैं 1 मिनट 2 मिनट, जब आपने वेट किया जो बैकग्राउंड रेडिएशन है वो लिख ली ताकि फिर बाद में माइनस कर सकें. ठीक है? फिर आप इसको फूड के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं. तो आप इसको लिखेंगे दिस काउंट रेट. तो एक्सप्लेन कह रहा था तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. 1 मार्क का ना, स्ट्रेट नहीं कह रहा. हालांकि है 1 मार्क का, लेकिन कहा एक्सप्लेन है, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. मैं दिस काउंट रेट इज इंडिकेटिंग, ओके दिस काउंट रेट इज मेजर्ड. वो पूछ रहा क्यों करते हैं ना, इज मेजर्ड टू गेट द वैल्यू ऑफ background radiations being present in the surrounding. ठीक है? बस वाई पूछना है ना उसने, एक्सप्लेन वाई, तो आपने बता दिया एक्सप्लेन वाई. और उसके बाद अगर 2-3 मार्क का तो आप कहते हैं हाँ सो दैट वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द फाइनल रीडिंग टू रिमूव इट्स इफेक्ट फ्रॉम द एक्चुअल काउंट. तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा, आपके कह रहे हैं डिटरमाइन एक्सप्लेन वेदर द ट्रीटेड फूड बिकम्स रेडियोएक्टिव. सबसे पहले तो नहीं. क्यों? क्योंकि मैं आपको एक रीजन बता दूं. जो ऊपर काउंट्स है ना, अगर देखें तो 1-1 2-2 का फर्क आ रहा है. इतना कम फर्क आता नहीं है. अच्छा, इसको बताएंगे कैसे एग्जामिनर को आप बताएंगे अपनी सॉलिड जस्टिफिकेशन से कि आपने जब एवरेज लिया ना तो एवरेज सेम आ रहा है. आप एवरेज लें जरा, शुरू में बिफोर और आफ्टर दोनों का एवरेज लें. 29 32 30 का एवरेज लें, और 32 28 और 31 का एवरेज लें. अब बताइए क्या आ रहा है. भाई एवरेज 1 मिनट में आया था, जल्दी बताते हैं. $30.33 आ रहा है मेरे पास. यार तुम लोग बड़े सुस्त चल रहे हो भाई, एवरेज भी नहीं निकाल रहे.
अयान एवरेज बताओ। कौन कौन मौजूद है भाई? अयान अंबल आवाज आ रही है मेरी? हेलो दो चकूर आवाज आ रही है? नया नंबर इंटरनेट का मसला चले यार, अगर एवरेज बताओ क्या आ रहा है सी का? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं। बिफोर और आफ्टर का एवरेज लो, इसका एवरेज लो और इसका एवरेज लो। हमें ए बी सी को कंपेयर नहीं करना, हमें ट्रीटमेंट को कंपेयर करना है ना। तो हम बिफोर और आफ्टर का एवरेज लेके बताएंगे। दोनों का सेम आ रहा है ना, तो हम इसके आंसर में लिखेंगे नो द फूड डिड नॉट गेट रेडियोएक्टिव आफ्टर द ट्रीटमेंट as the average count rate of all the samples is same after the treatment. ठीक है। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है आपके पास 11? इसमें कहते हैं द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 14 इज रिप्रेजेंटेड एज 14 कार्बन 6। ओके, आपसे कह रहे हैं कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 14। स्ट्रक्चर क्या है आपको सिर्फ यही बताना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन डिस्क्राइब क्या है तो आपने वर्ड्स में लिखना है। द एटॉमिक स्ट्रक्चर of carbon 14 isotope is comprised of six number of protons, six number of electrons, and eight number of neutrons। इसने डिस्क्राइब का तो आप अल्फाजों में लिख देंगे, वरना अगर स्टेट कहता तो आप सिर्फ काउंट लिख देते, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछेगा ना एग्जामिनर, ये देखिएगा उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। हमेशा पढ़ें स्टेट कह रहा है, लिस्ट कह रहा है, डिस्क्राइब कह रहा है, एक्सप्लेन कह रहा है। अगर स्टेट का है तो सिर्फ आपने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख देना है। अगर लिस्ट का है तो आपने सिर्फ डायरेक्ट नाम लिख देना है। अगर वो कहता है कि डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब का मतलब थोड़ा सा डिफाइन करना है आपको ना, जैसे कि 2-3 लाइनें लिखते हैं। और जो एक्सप्लेन है तो एक्सप्लेन में फिर आप बैकग्राउंड बताएंगे, अपरेटस बताएंगे, चीजें बताएंगे, मेथड मेथड बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे, कंक्लूजन भी बताएंगे, प्रिकॉशंस भी बताएंगे। फिर एक्सप्लेन आपका 3 से 4 मार्क तक का जाता है, ठीक है। कार्बन हैज सेवरल आइसोटोप्स। डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियस हाउ आइसोटोप्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर।
आइसोटोप डिफरेंट क्या होंगे? जब दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये है आइसोटोप, आपके जो है डिफर करेंगे इस चीज से। और सिमिलर क्या होगा इसमें? दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सही है। अब आपसे कह रहे हैं कार्बन 14 डीकेज बाय बीटा एमिशन टू अ स्टेबल आइसोटोप नाइट्रोजन। कार्बन नाइट्रोजन बन जाता है तो स्टेबल हो जाता है। देखो हमेशा ये है कि जो भी अनस्टेबल होता है वो रेडियोएक्टिव होता है। जब अपने अंदर से रेज एमिट करता है, पार्टिकल्स एमिट करता है, तो वो एक एक करके उसका एक एक न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल होता जाता है। ज़ाहिर सब एक साथ तो नहीं होगा ना, क्योंकि रैंडम है और स्पॉन्टेनियस है और टाइमली है। समझो आपके पास 5 ग्राम कार्बन का आइसोटोप 14 पड़ा हुआ है, और उसमें से क्या हो रहा है, 0.1 ग्राम आहिस्ता आहिस्ता डिसइंटीग्रेट हो रहा है और स्टेबल होते होते नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता जा रहा है। एक टाइम आएगा जब पूरी हाफ लाइफ पूरी हो जाएगी तो सब का सब कार्बन नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगा। ठीक है ना। रेडियो एक्टिविटी दिखाती है ये कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो स्टेबल होने की कन्वर्जन में मतलब कोशिश करते हैं कि स्टेबल हो जाए। ठीक है, क्लियर है? सो भाई हमारे पास है कार्बन 14 डीकेज और बीटा एमिशन है। कार्बन हैज हाफ लाइफ ऑफ 57 years. ओके, and is used to find the age of an object by carbon dating. Carbon dating process ये है कि कितना खत्म हो गया। A pure sample of carbon 14 initially contains ये एक्टिविटी है इसकी, ये इस नंबर ऑफ कितने एटम्स हैं ये एक्टिविटी कहलाता है। ये इनिशियली है, इसको ए भी कहते हैं, इसको एन भी कहते हैं। नॉट जो इनिशियली आपके पास नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ना, उसको ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सैंपल आफ्टर 11,400 years। कोई बता सकता है कैसे करेंगे? एनी आइडिया? सारा काशिफ, आप कॉल में हैं? सारा कॉल पे हैं आप?